हिना शाह को लेकर के चर्चा चल रही थी, काफी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि इनको एक बार फिर से मौका पार्टी दे दे और वो भी राज्यसभा के लिए, तो कम से कम लोकसभा का मामला खत्म हो जाता और उनके समर्थकों का भी बात रह जाता और जो माइनॉरिटी कम से कम इस परिवार से जो चीजें जो खटास पैदा थी वो खटास हद तक दूर किया जा सकता था। लेकिन इन सभी को नकारते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे संजय यादव को राज्यसभा भेजने का जो काम किया है, हालांकि कल उनका नॉमिनेशन भी हुआ और उस नॉमिनेशन में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या उनका पूरा कुनबा आ गया था। और बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। आज के इस मुद्दे पे हम आप लोगों से चर्चा करने बैठे हैं, हालांकि ये मुद्दा काफी अहम है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राज्यसभा को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि भाई अब ये नेता सदन में जाएंगे, इस नेता को सदन में भेजा जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल अटकलें खत्म हो चुकी हैं। जिनको भेजना था पार्टियों ने तय कर दिया है और उनका नॉमिनेशन भी हो गया है। लेकिन जिनको उम्मीद थी उस उम्मीद पे सीधे तौर पे पार्टियों ने पानी फेर दिया है। लेकिन उसके बाद अब इसका असर आने वाले समय में क्या कुछ होगा और किस तरीके से ये पूरा समाज, ये तबका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्या कुछ करेगा ये समाज, आज इन सब चीजों पे हम खास चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जिन लोगों को उम्मीद था कि भाई सिवान में या दरभंगा में या पटना में कई लोगों को भेजा जाएगा, तो सभी चीजें जो है कि सिर्फ अटकलें रह गई। हालांकि यस 24 न्यूज ने भी खबर चलाया था, लेकिन अभी हम आज चर्चा करेंगे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये पूरा समाज जो है कि उनको वोट करता है, वोट करते आता है और एक बड़ा आरोप भी झेल रहा है ये समाज। तो आज हमारी चर्चा उसी पे होगी। देखिए, पहले आपको हम बता दें तो जिस तरीके से अभी जो नॉमिनेशन हुआ है, इसमें दो लोग जो कि जो बिहार के जो कोटे से, राजद कोटे से दो लोग जा रहे हैं। इस तरीके से इस बार का राज्यसभा सीट यानी कि दो राज्यसभा का सीट जो है कि राजद के खाते से खाली हो रहा था, जिसमें एक मनोज झा तो दूसरे अशफाक करीम। ये दोनों चूंकि दोनों का कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन पहले जैसे यस 24 न्यूज ने इस बात को चलाया था और उसमें ये कहा भी गया था कि मनोज झा को तो के उनको एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, उनको फिर से मतलब रिन्यूअल किया जाएगा। लेकिन अशफाक करीम साहब के बारे में कहा जा रहा था, चर्चा था कि अशफाक करीम के जगह पे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम को ही दिया जाएगा, लेकिन चेहरा अशफाक करीम नहीं रह करके कोई और होगा। तो उसमें बहुत सारे नाम उसमें चल रहे थे। उस नाम में हिना शाह भी थी, जो कि सिवान की दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी है। कई मामले भी थे उनके साथ, लेकिन ये बात अभी भी लग रहा था लोगों को कि उनको एक बार राजद जो है कि फिर से मतलब उनका अपना कैंडिडेट बना सकती है, फिर से क्या पहली बार बनाती है। लेकिन खैर, ये सारी चीजें अब सिर्फ अटकलें रह गई हैं और इस बार जो है कि मनोज झा को तो रिन्यूअल कर दिया गया है, लेकिन उनके यानी कि जो अशफाक करीम है उनके जगह पे इस बार संजय यादव को भेजा गया है। ये संजय यादव कौन है पहले आप समझिए। ये संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी, उनके परिवार के करीबी यानी कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी है। या यूं कहा जाता है तो जो उनकी शादी हुई, उनके शादी में इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और इनका जो राजनीतिक जो सलाहकार है वो संजय यादव ही हैं। और संजय यादव के कहने पे जो तेजस्वी यादव इन दिनों राजनीति, खास करके बिहार के राजनीति को कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका अपना एक कद है खास करके तेजस्वी यादव के सामने, तो उस कद के बारे में बताया जाता है कि वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तेजस्वी यादव के लिए। और अब ये साबित भी हो गया कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उनको तोहफा दिया है और खास करके उनको राज्यसभा भेजा है, तो ये चीजें अब साबित हो गया कि अब उनके सामने यानी कि संजय यादव के सामने बिहार का जो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समाज है, अब वो कोई महत्व नहीं रखता है। और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है वो ये कि जिस तरीके से कभी माई समीकरण के नायब पे, नौवा पे सवार होकर के राजद अपनी बैतरणी को पार करता था, अब धीरे धीरे उस माई समीकरण से राजद यहाँ पे A to Z जो है कि समीकरण बनाने में कामयाब हुआ। हालांकि इस A to Z का क्या कुछ मायने है ये सभी को पता है। परसों जब मैं गोपालगंज में इंटरव्यू ले रहा था AIMIM के जो उसके प्रवक्ता है आदिल हसन, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अभी सरकार बदली है और इस सरकार में जिस तरीके से A to Z जो पहले था उसमें Y कहीं और गया, R कहीं और गया, B कहीं और गया, ये साबित किया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बार उसमें फ्लॉप रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको अब उम्मीद है कि A to Z के इस बैतरणी से वो 2025 का चुनाव पार कर सकते हैं।
अब हम थोड़ी देर के लिए यहां रुकेंगे और हम चर्चा करेंगे सिर्फ अभी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही खेल हो रहा है। जिस तरह से यहां राजद को मुस्लिम एक छत्र जो है कि वोट दे देते हैं, वोट बैंक बन करके राजद के पक्ष में वोट दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। और समाजवादी पार्टी ने वहां क्या दिया है इसको भी हम लोग देखेंगे। वहां पे 3 सीट सपा के खाते में था और उन तीनों सीटों पे वहां पे यही खेल हुआ है। देखिए वहां जो 3 सीट है उसमें से एक सीट जया बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन जो कि फिल्म स्टार है, महानायक है, उनकी पत्नी को फिर से एक बार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। दूसरे प्रत्याशी हैं उसके आलोक रंजन, ये दूसरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश सीट से। और उसके बाद तीसरा जो है कि रामजी लाल सुमन, ये तीसरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। वहां पर भी मुसलमानों के साथ इसी तरीके से जो है कि कहा जाए तो अगर मतलब लोगों की अगर जुबान से बात की जाए तो धोखा, और बिहार में भी इसी तरीके से धोखा राजद और सपा ने दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से राजद को बिहार में और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिलता है, लेकिन उसके बाद जो सीटें बिल्कुल स्मूथ होता है, जो बिल्कुल जिसमें कोई लाव लपेट किसी तरह का कोई हिचक नहीं रहता है, और वो सीटें कहीं ना कहीं तय पार्टी करती है। अगर वैसे साफ सुथरे सीट पर भी किसी तरह का कोई विवाद, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है और बिना किसी लाव लपेट का वहां पे किसी प्रत्याशी को बनाया जा सकता है, अगर वैसे भी लोगों को अगर ये लोग नहीं चुनते हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो आपको समझना होगा कि आखिर इस समाज को किस तरीके से तिरस्कार किया जाता है। देखिए आप भाजपा से उम्मीद नहीं रख सकते हैं या फिर वैसे पार्टियों से उम्मीद नहीं रख सकते हैं जिस पार्टी को आप वोट ही नहीं देते हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप खुल करके वोट देते भी हैं, दिलवाते भी हैं और उसके बारे में दिन रात नारा लगाते हैं, 24 घंटा दरी बिछाने के काम करते हैं जैसे कि उनके समर्थक लोग कहते हैं, और उसके बाद भी आपको अगर कहीं जगह नहीं मिलता है तो अब आपको सोचना होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से अब ये पार्टियां ये जरूर कहेंगी कि चलो आने वाले समय में हम इनको लोकसभा का टिकट दे देंगे, उनको लोकसभा से चुनाव लड़ा देंगे, तो आप सब जानते हैं कि आज का जो माहौल बना है और इस माहौल में जिस तरीके से धार्मिक एंगल के साथ जो नारे दिए जाते हैं, एक तरफा जो चुनाव हो रहा है, पोलराइज करके चुनाव की जाती है, उसमें किसी खास तबके को जिताना या उसको आगे बढ़ाना, ये शायद कि आज के दौर में एक तरह से देखा जाए तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि कोई भी पार्टी किसी भी अगर विधायकों की संख्या अच्छी खासी होती है और उसके जो अंक गणित को देखा जाता है तो उस अंक गणित के हिसाब से किसी भी ऐसे प्रत्याशी को भेज सकती है जिनका अपना जनाधार हो या जिनके वजह से उनका वोट बढ़ता हो या उनके पार्टी में उनके मजबूत एक स्तंभ हो। अब सवाल आता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बात को बता दें कि सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये वो नाम है जिस नाम ने अगर देखा जाए तो राजद और ये वो नाम दोनों एक पूरक कहे जाते थे। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू हैं, जिस तरह एक तरफ हेड है तो दूसरा टेल है, ठीक उसी प्रकार से सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी अपना रोल था, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और अंत तक वो पार्टी के साथ जुड़े रहे। उनके निधन के बाद, जब उनका निधन हुआ था, उस बीच में भी कई ऐसे वाद विवाद चले, बहुत सारे बातें आई, उसमें मनोज झा का भी नाम आया, तेजस्वी यादव का भी नाम आया। लोग इस बात को कहते थे कि भाई आखिर क्यों नहीं उनके निधन के बाद या उनके निधन के वक्त इनकी पार्टी से या कोई सुप्रीमो का कोई ना तो बयान आया ना कोई मिलने गया। ये बातें अपने आप में थी। उसके बाद लगभग देखा गया कि पूरा एक तरह से 6 से 7 महीने तक एक लगातार जो है कि उनके परिवार को तिरस्कार करना, उसके बाद उनके समर्थकों के द्वारा जो मामले जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को अगर एक तरह से मुख्य बिंदु बनाया गया तो ये चीजें समझ में आ रही थी कि चलो हैना साहब के साथ कुछ विवाद है जिस वजह से पार्टी उनको टिकट नहीं दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि एक बड़ा चेहरा था, क्या वो माइनॉरिटी के नाम पे उनको नहीं भेजा जा सकता था? दूसरा ये बात चल रही थी बाबा सिद्दीकी के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत मजबूत स्तंभ है वो, और खास करके कांग्रेस के बड़े नेता है। लेकिन जिस तरीके से अभी उनका त्याग पत्र उन्होंने दिया कांग्रेस से, और ये चर्चा चल रही थी जिस तरीके से उन्होंने पिछले बार रमजान में एक बड़ा भव्य इफ्तार पार्टी पटना में उन्होंने आयोजन किया था, उससे ये बात अंदाजा लग रहा था कि इस बार वो बिहार में या बिहार से अपना वो किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि लोकसभा की चर्चा कम, लेकिन राज्यसभा की चर्चा ज्यादा थी। अभी ये बात कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बाबा सिद्दीक को भी इस बार पार्टी अपना प्रत्याशी बना लेगी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं 0 दे दिया गया। अब जो तीसरा चेहरा था, जो सबसे बड़ा चेहरा जो कि पहले से भी थे, अशफाक करीम, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि वो कथित तौर पर फाइनेंसर है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल का, उनको रिन्यूअल करने का भी प्रयास चाहती तो पार्टी मुस्लिम के नाम पे कर सकती थी, लेकिन वहां भी नहीं। पूर्व सांसद, राज्यसभा के सांसद रहे अली अनवर साहब,
अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो राजद से थोड़ी सी अपने अंदरूनी तौर पे एक इत्तेफाक वो रखते थे, और इस इत्तेफाक की वजह से कुछ चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है कि अली अनवर को भी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये पार्टी बिल्कुल सिरे से जो कि नकार चुकी है। तो कुल मिलाकर के कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन नामों को अभी हम नहीं ले पा रहे हैं, जिनके बारे में अभी हमारे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन चेहरों को अगर चाहती तो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समाज के नाम पे एक सीट दिया जा सकता था, और ये समझ में आ जाता कि कम से कम मुसलमानों का भी तरजीह कम से कम राजद दे रही है। लेकिन किसी को भी पार्टी कोई तरजीह नहीं देना, किसी को राज्यसभा के लायक भी नहीं समझना, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में राजद अब या तो मुसलमानों को ये समझ रही कि मजबूरी में वो आकर के पार्टी को वोट देंगे, या फिर वो अपना बंधुआ मजदूर समझती है, जैसे कि लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इन चर्चाओं के बीच में जो बात चल रही थी वो यही चीज कि जिस तरह से शराब को लेकर के चर्चा चल रही थी, काफी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि इनको एक बार फिर से मौका पार्टी दे दे, और वो भी राज्यसभा के लिए, तो कम से कम लोकसभा का मामला खत्म हो जाता और उनके समर्थकों का भी बात रह जाता, और जो माइनॉरिटी कम से कम इस परिवार से अपने आप को बहुत नजदीक समझते हैं उनका भी मन रह जाता, और जो चीजें जो खटास पैदा थी वो खटास हद तक दूर किया जा सकता था। लेकिन इन सभी को नकारते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर संजय यादव को राज्यसभा भेजने का जो काम किया है, हालांकि कल उनका नॉमिनेशन भी हुआ, और उस नॉमिनेशन में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या उनका पूरा कुनबा आ गया था, यह दर्शाने के लिए कि कम से कम जिस परिवार को या जिस लोगों के लिए शहाबुद्दीन ने एक बड़ा जो है कि कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी का कोई महत्व शायद इस पार्टी में नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस पार्टी के साथ साथ ये पूरा समाज पूछ रहा है कि आखिर क्यों, क्या जितने भी जो दो सांसद जिनको चुना गया है, मनोज झा जिस तरीके से उनको दूसरी बार जो उनको कार्यकाल दिया गया है, या संजय यादव, इन लोगों का योगदान आखिर है क्या? अगर मनोज झा की बेबाकी की बात कही जाती है तो उनको और भी कुछ पोस्ट दे करके और इस समाज के किसी को दे दिया जाता तो कम से कम ये समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे समाज में किसी को भी ये काबिल नहीं समझना कि ये लोग राज्यसभा जा सकते हैं या ये लोग राज्यसभा के काबिल है, ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे समाज के लोगों के मुंह पे करारा तमाचा तेजस्वी यादव ने दिया है। हालांकि इसका असर आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या कुछ पड़ेगा, ये सारी चीजें जो कि अब चर्चा हो रही है। और इस तमाचे की बात में मैं नहीं बल्कि लोग इस बात को कह रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, उस अनुसार मैंने इस बात को कहा। जो दूसरी बात है कि जिस तरीके से अब भाजपा की बात जो कही जा रही है, भाजपा ने जिस तरीके से जातीय जो समीकरण बना करके जो अपना टिकट दिया है, उस टिकट को अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसने दलित, महादलित, पिछड़ा और सभी को लेकर के जो एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक उसी प्रकार से अगर राजद अपने आप को ए टू जेड की बात कहती थी तो ए टू जेड तो है, लेकिन उसमें एम कहां चला गया? ठीक उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा के लिए जो कि वोट भर भर के ये समाज देता है, उस समाज के बारे में भी कहा जा रहा है। वहां पे कहा जाता है कि वहां एक समीकरण है, वो पीडीए है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो उस पीडीए का भी कहीं ना कहीं हवा निकल गया है वहां पे, वहां का भी अल्पसंख्यक अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए इस बात को अब समझना होगा कि आखिर जिस तरीके से राजनीतिक जिस विषाद पे इस पूरे समाज यानी कि मुस्लिम समाज को हक देने की बात कही जाती है, खास करके उन सेकुलर पार्टियों के द्वारा कितना हक मिलता है, ये सारी चीजें अब आम आदमी समझने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश में जिस तरीके से यह आकलन किया जा रहा था कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू या जो भी है जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती है, उन लोगों में से किसी भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को भेजा जाए ताकि इस समाज का नेतृत्व भी राज्यसभा में हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ना तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और ना ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मुस्लिमों को इस लायक समझा कि उनको राज्यसभा भेजे ताकि उनका भी नेतृत्व तय किया जा सके। हालांकि ये बात बखूबी समझते हैं तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी या मुलायम सिंह यादव या उनकी पार्टी कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को एक अछूत बनाने का जो प्रयास किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे राजनीतिक तरह से इन लोगों का बहिष्कार करने का जो बात चली जाती है, जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक उसका आज कहीं ना कहीं अनुसरण ये राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन एक मुखौटा ये पहना जाता है कि मुसलमानों को ये लोग तरजीह देते हैं, लेकिन कितना तरजीह मिलता है इस राज्यसभा की दोनों सीटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के 3 सीटों से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं तो इस बार बिहार में जो 6 सीटें खाली हुई थी, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी
जो है कि दो जनता दल यूनाइटेड, सॉरी, एक भाजपा, दो जेडीयू, दो राजद और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस का तो फिर बिल्कुल इस बार फिक्स हो गया है, हो सकता है तो फिर से एक बार अखिलेश प्रसाद सिंह चले जाए। लेकिन मनोज झा, संजय यादव ये वो चेहरा है जिनके बारे में दूर दूर तक किसी को आभास नहीं था, लेकिन एक बाई पार्टी ने माइनॉरिटी चेहरे को हटा करके और संजय यादव को भेजा है, जो कि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाते हैं। उन्हीं के सलाह पे बिहार की राजनीति चली जाती है। जो पहले एम वाई समीकरण था, अब वो ए टू जेड हो गया है। अब इस ए टू जेड में एम कहां है, ये सवाल अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसे ही है। वहां पर भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहती है, मुसलमानों को वोट लेने की बात करती है, लेकिन उसके बदले में वो क्या कुछ दी है, आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर भी अगर देखा जाए तो जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया गया है। आलिम अलीम एक मिनट, उनका एक और है आशीष रंजन को और रामजी लाल सुमन को, यानी कि तीन वहां पर भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों की राजनीति जिस तरीके से सपा या राजद है, अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, नहीं दे रहे हैं तो शायद कि इनको अब इसकी आवश्यकता नहीं है। शायद कि आज के इस विश्लेषण से यही कुछ निकलता है कि जिस तरह से अब मुसलमानों को धीरे धीरे पार्टियां अपने जो दरकिनार कर रही हैं, उनको वोट तो चाहिए लेकिन इनको पद और प्रतिष्ठा नहीं दे सकती है। शायद ये पार्टी की मजबूरी है या कोई अपना स्ट्रेटजी, अब तो ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप लोग यस 24 न्यूज देख रहे थे। मैं आप लोगों को जाते जाते यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसको फॉलो भी कर लें। और आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।